हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। तो अब हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में कि ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तो ओम्स लॉ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके इस पूरे चैप्टर का, और इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका। ठीक है, कि आखिर ओम्स लॉ है क्या। ठीक है, क्या कोई रिलेशनशिप होता है पोटेंशियल डिफरेंस में और करंट में। ठीक है, ये हम इस एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। और यही आपका ओम्स लॉ बताता है कि हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में कहीं ना कोई रिलेशनशिप बनता जरूर है। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि एक्टिविटी 11.1 में हम क्या कर रहे हैं, एक सर्किट हमने बनाया। ठीक है, जैसे कि आपको फिगर 11.2 में शो हो रहा है, हमने एक नाइक्रोम वायर ली जिसकी एक्स वाई लेंथ थी। ठीक है, जैसे कि हमने कह दिया 0.5 मीटर हमने लिया, एक एमीटर कनेक्ट किया, एक वोल्ट मीटर हमने कनेक्ट किया, 4 सेल्स हमने इसके अंदर लगाए। ठीक है, और सबकी जो वैल्यू है वो 1.5 वोल्ट हमने ली। ठीक है, और फर्स्ट जो हमने यूज किया वो केवल एक सेल यूज किया सर्किट के अंदर। ठीक है, तब हमने एमीटर से करंट की रीडिंग को नोट किया। ठीक है, फिर हमने वोल्ट मीटर की रीडिंग को नोट किया। ठीक है, वोल्ट मीटर की रीडिंग को नोट किया और पोटेंशियल डिफरेंस निकाला उस नाइक्रोम वायर के अंदर। ठीक है, और इसको एक टेबल में हमने शो किया कि नंबर ऑफ सेल्स जो थे, जब 1 थे तब करंट कितना फ्लो हुआ। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकला। ठीक है, V अपॉन I हमारा कितना निकला। तो ये एक्टिविटी से हमें क्या चीज, क्या कंक्लूजन निकल कर आया हमारा। ठीक है, क्या चीज समझी हमने इस एक्टिविटी से। तो इस एक्टिविटी से हमने ये समझा कि अप्रोक्सीमेटली जो सेम वैल्यू है हमारी V अपॉन आई की, वो ऑब्टेन हुई हर एक केस के अंदर। ठीक है, चाहे हमने एक सेल निकाला लगाया या फिर 2 सेल या फिर 3 सेल। ठीक है, ये ग्राफ हमें ऑब्टेन हुआ जो कि 11.3 में आपको देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा था, ठीक है, वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा था। तो एक लीनियर ग्राफ हमें यहाँ पर देखने को मिला इस चीज का। ठीक है, इससे हमें ये कंक्लूजन देखने को मिला कि एक स्ट्रेट लाइन हमें देखने को मिली जो कि ओरिजिन से पास हो रही थी। जैसे जैसे करंट बढ़ रहा था वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा था। ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिली। ठीक है, और इससे हमें क्या मिला कि जो V अपॉन आई की वैल्यू थी वो कांस्टेंट रेशियो की ही रही। ठीक है, यानी कि केवल वैल्यू बढ़ी, रेशियो चेंज नहीं हुआ। कहने का क्या मतलब है कि अगर जैसे आपका V अपॉन आई की वैल्यू, ठीक है, पहले कितनी आ रही थी, इसमें अगर हम देखें ध्यान से तो 3 और 0.1 आ रही थी। ठीक है, V अपॉन आई की वैल्यू जो आ रही थी वो आ रही थी, पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपका 0.3 है, ठीक है, तो आपका जो I है वो 0.1 निकल कर आ रहा था। ठीक है, फिर आपने आगे का कैलकुलेट किया तो वहां पर आपका कितना आ रहा था, 0.5, 0.5, 0.6 देखने को आ रहा था। ठीक है, और नीचे आ रहा था आपका 0.2। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका सेम निकल कर आएगा, यानी कि रेशियो जो था वो चेंज देखने को आपको नहीं मिला। ठीक है, अब 1827 में एक जर्मन फिजिस्ट थे जिनका नाम था साइमन ओम। ठीक है, उन्होंने फाउंड किया कि जो रिलेशनशिप होता है करंट का, ठीक है, जो कि एक मेटेलिक वायर के अंदर फ्लो हो रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रिलेशनशिप बनता है। ठीक है, तो इन्होंने हमें क्या बताया, साइमन ओम ने, कि जो आपका करंट होता है, ठीक है, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी मेटेलिक वायर के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस करंट के जो उस मेटेलिक वायर के अंदर फ्लो हो रही है। ठीक है, लेकिन ऐसा केवल कब आपको देखने को मिलेगा, ऐसा केवल तब देखने को मिलेगा जब टेम्परेचर सेम हो। ठीक है, टेम्परेचर में कोई भी डिफरेंस आपका ना हो, तब ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी को बोला गया ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ की अगर आप डेफिनेशन याद करना चाहें तो वो आपको यहाँ से याद करनी है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1, ठीक है, V आपका किसी भी मेटेलिक वायर के अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस करंट के।
ठीक है। और जब ये आपका निकल कर आया तो इससे एक चीज बात निकल कर आई कि V अपॉन I जो है वो एक कांस्टेंट के बराबर हो गया, R के बराबर। अब ये कैसे आया ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब अगर आपने लिखा, ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए आपने यहाँ पर इक्वल टू लगाया, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका निकल कर आया। और इससे आपकी तीसरी चीज निकल कर आई कि जब ये इधर आए मल्टीप्लिकेशन में था तो ये नीचे चला गया आपका डिवाइड में, और v अपॉन आई इक्वल टू आर आपकी वैल्यू निकल कर आई जो आपको 11.5 में दे रखी है। ठीक है, इस इक्वेशन से आपके क्या समझ में आया? इस इक्वेशन से समझ में आया कि जो R है वो एक कांस्टेंट था किसी भी मेटेलिक वायर के लिए एक गिवन टेम्परेचर पर, और इस R को हमने बोला रेजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि ये साइमन ओम ने ये ओम्स लॉ दिया था, और ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये एक नई चीज इस एक्सपेरिमेंट से इंट्रोड्यूस हुई। इस वजह से जो रेजिस्टेंस की स्टैंडर्ड यूनिट रखी गई, जो एसआई यूनिट रखी गई, ठीक है, वो थी ओम। ठीक है, जो एसआई यूनिट है रेजिस्टेंस की वो क्या थी? ओम रखी गई। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो नहीं होने देगा, रेजिस्ट करेगा। ठीक है, रोकेगा, चार्जेस को फ्लो नहीं होने देगा आसानी से, उसको रोकेगा, इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और ये जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं उनको हम बोलते हैं रेजिस्टर्स। ठीक है, ये आपका एक सिंबल से रिप्रेजेंट होता है, ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट होता है, ये इसका सिंबल है। ठीक है, ओम का ये सिंबल है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो थ्योरी हमारी निकल कर आई, वो क्या थ्योरी निकल कर आई? वो थ्योरी हमारी निकल कर आई आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो आपको याद रखनी है कि ओम्स लॉ में ये थ्योरी हमारी निकल कर आई। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट, ठीक है, और वहां से 1 एम्पियर का करंट अगर पास हो रहा है, तो हम कहेंगे कि जो रेजिस्टेंस R है किसी कंडक्टर में वो 1 ओम की है। तो यहाँ पर से एक क्वेश्चन और आपका बन सकता है, डिफाइन 1 ओम। ठीक है, 1 ओम क्या होता है? तो 1 ओम की डेफिनेशन आपकी ये बन जाएगी, और इससे जो फॉर्मूला निकल कर आया आपका वो निकल कर आया R इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। ठीक है, वहीं अगर हमें करंट के रिलेशन में अगर हम बात करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, तो करंट के रिलेशन में अगर हम बात करें तो हमें फॉर्मूला देखने को मिलेगा I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। ठीक है, तो 11.7 से हमें क्या चीज समझ में आई कि जो करंट है, ठीक है, थ्रू आर रजिस्टर्स, वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको मैं एक्सपेंड करके लिखती हूँ, I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। ठीक है, जैसे जैसे I बढ़ेगा, ठीक है, जब जब I बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, तो देखने को मिलेगा कि वहां पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि करंट बढ़ पा रहा है तो रेजिस्टेंस अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा देखने को हमें मिलेगा। तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, यानी कि जब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी ही घटेगी। ठीक है, अगर जो है रेजिस्टेंस जो है वो डबल हो गया सपोज, तो करंट जो है वो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। और बहुत सारे प्रैक्टिकल केसेस में ये देखा गया कि इंक्रीज या डिक्रीज करंट में हमें करना पड़ता है। और इंक्रीज या डिक्रीज जब हम करंट में करेंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे? रजिस्टर्स का यूज करेंगे, क्योंकि करंट की फ्लो को कम करना हो, ठीक है, तो रजिस्टर्स को हटा दो। और करंट के फ्लो को अगर ज्यादा करना हो, ठीक है, करंट के फ्लो को अगर कम करना हो, सॉरी, तो आप रजिस्टर्स को लगा दीजिए, तो करंट का फ्लो अपने आप कम हो जाएगा उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, क्योंकि जो रजिस्टर्स हैं वो करंट को फ्लो नहीं होने देंगे, रजिस्ट करेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं आपकी कि अगर आप एक भी रजिस्टर ना लगाएं तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो होगा। ठीक है, तो बहुत सारे प्रैक्टिकल केसेस में ये देखने को मिलता है कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करने की। और वो इंक्रीज या डिक्रीज हम किस मदद से कर पाते हैं? किसकी मदद से कर पाते हैं? वो इंक्रीज या डिक्रीज हम रजिस्टर्स की मदद से
कर पाते हैं, ठीक है। तो एक कंपोनेंट जो यूज होता है रेगुलेट करने के लिए करंट को विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स, उसी को हम वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। आप वोल्टेज चेंज नहीं कर रहे लेकिन फिर भी करंट चेंज हो रहा है, तो ऐसा पॉसिबल होता है रजिस्टर्स को लगाकर, ठीक है। तो एक किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक डिवाइस है, ठीक है, जिसको हम रियोस्टेट बोलते हैं, और ये जो रियोस्टेट है, ठीक है, वो आपका यूज होता है रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए किसी भी सर्किट में, ठीक है। अब हम देखेंगे अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी अब हम पार्ट 5 में आपकी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 11.2 जो एक्टिविटी है यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें।